Hello everyone, welcome to our channel Apni Pathshala by Engineers. In this video, we will cover the whole syllabus of the class 10th NCERT Political Science. So इस वीडियो में लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया था फेडरलिज्म पे, फेडरल कंट्री पे। तो जाके देख सकते हो आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो तो। और आगे के फर्दर वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कंटिन्यूएशन बनाए रखो, तो ताकि आगे का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। और आगे का आज सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट मेक्स द इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो फेडरल कंट्री को, इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए क्या क्या उसमें क्या क्या फीचर्स है वो तो आपने देख लिया। और यहाँ पे देखते हैं अब क्या आगे है। वी हैव अर्लियर सीन हाउ ए स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। हमने पहले देख चुका है कि जैसे बेल्जियम है, श्रीलंका है, कैसे कैसे वो प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं जो डाइवर्सिटी के वजह से। तो व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया विथ सो मेनी लैंग्वेज, रीजन्स एंड रिलीजन्स। तो इंडिया जैसे कंट्री का क्या होगा जो जैसे उसके पास तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी है, रिलीजन्स भी है, रीजन्स भी है, बहुत सारे क्षेत्र है। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजिंग इन आवर कंट्री। तो पावर शेयर को हम कैसे अरेंज करें ताकि एक स्टेबिलिटी, एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शंस, मतलब एक सामंजस्य बने रहे। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। आपको पता ही होगा कि आपने 8th या 9th में 8th में पढ़े होंगे, 7th 8th में, कि कैसे कैसे इंडिया ने अपना इंडिया इंडिपेंडेंस के लिए, अपना इंडिपेंडेंट होने के लिए कैसे कैसे अपना लड़ाई लड़ी, कैसे कैसे रिवोल्यूशन किया। तो कैसे कैसे पेनफुल एक और एक ब्लडी पार्टीशन, मतलब एक पार्टीशन जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, कैसे कैसे मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। उसके बाद बहुत सारा पेनफुल होने के बाद, ये सब पेनफुल चीज़ें होने के बाद ये इंडिया एक इमर्ज किया इंडिपेंडेंट कंट्री में, इंडिपेंडेंट कंट्री जैसे इमर्ज किया। तो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी बिकम ए पार्ट ऑफ कंट्री। मतलब जैसे राजस्थान हो गए, गुजरात हो गए, हैदराबाद हो गए। अब तो खैर ये जम्मू कश्मीर भी हो गया है। पहले पता ही था आपको कि वो शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और जब इंडिपेंडेंट मिले तो वहाँ के राजा हरि सिंह थे, तो वो फिर राजस्थान में हो गए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो जो गुजरात के हो गए, गुजरात के और राजस्थान के। तो ये यहाँ सब जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ के राजा थे, जो उन लोगों को मनाना, जब इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो ये इन लोग, उनका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कि उसमें मतलब कंक्लूड करना, मतलब सारे प्रिंसली स्टेट्स को भी यूनाइटेड करना। ऑल्दो कहाँ थे, although it didn't use the word federations, the Indian Union is based on the principle of federalism। जबकि फेडरेशन वर्ड का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, डिडंट यूज़ द वर्ड फेडरेशन। जबकि इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडियन जो हमारा यूनियन है वो किस पे बेस्ड है, फेडरलिज्म पे बेस्ड है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। जो मतलब वही 7 फीचर्स जो आपने पीछे देखे हैं वो पार्ट 1 में जाके आप देख सकते हो। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2 टायर सिस्टम, यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। वही जो लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि वो जो फीचर्स थे वो, और प्लस जो भी क्या क्या उसके प्रोविजंस है, क्या क्या लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारे मेंशन्ड ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, 2 टायर सिस्टम्स, 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम, जिसमें एक यूनियन गवर्नमेंट होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप बोलते हो जनरली, और एक होता है आपको ये स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट किसको करता है, यूनियन को, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को। लेटर ए थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। मतलब कुछ फिर अमेंडमेंट्स हुए थे, मतलब कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए थे, जिसके कारण 3rd टायर सिस्टम भी देखने को मिला, जिसमें आए थे पंचायत और म्यूनिसिपलिटी। तो देखा अमेंडमेंट के हिसाब से हुआ था कि 3rd टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी लाए गए थे, जिसमें पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एग्जिस्ट, मतलब करते हैं, कंजिस्ट करते हैं। एज इन एनी फेडरेशन दिस डिफरेंट टायर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शंस।
मतलब ये डिफरेंट टायर्स ऑफ है, मतलब जो फेडरेशन का जो भी टायर्स है जो इंजॉय अपना अपना सेपरेट जुरिडिक्शन है उसका। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट, दस इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। मतलब वही जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड कराया गया है कि तीन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसके क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है यूनियंस के, और क्या क्या पावर्स है उसके पास, क्या क्या लॉ, क्या क्या कौन कौन से लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब कि कौन कौन से मुद्दे पे वो कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो यूनियन लिस्ट फर्स्ट है, यूनियन लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलके बना सकते हैं। तो देखते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आते हैं, डिफेंस वाले सेक्टर, जो भी कंट्री में नेशनल लेवल पे जो भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ है वो डिफेंस को हैंडल करते हैं यूनियन लिस्ट। फिर उसके बाद फॉरेन अफेयर्स, जो भी फॉरेन से कोई भी अफेयर्स हुआ, कुछ भी ट्रीटी वगैरह साइन करना हुआ है, फिर भी कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी। बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशंस, और करेंसी में चेंज करना है। जैसे डिमोनेटाइजेशन जब आया था, जब से मोदी जी 500 के नोट्स लीगल टेंडर से हटा दिए थे, तो बोले थे ये लीगल टेंडर नहीं है, नया नोट आएगा 500 का। तो वही है ना कि करेंसी वाले मुद्दे तो मोदी जी बनाए थे, तो वो चीज़ है कि यूनियन लिस्ट में आता है ये सब। यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री, द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक्स द लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन। मतलब वही बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट अकेले ही, मतलब जो उसके लिस्ट उसके सब्जेक्ट्स में मेंशनड है यूनियन लिस्ट में, तो उसी लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशंस। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं कि जैसे पुलिस, आजकल देखते हो पुलिस के बारे में कितना कितना ये गलत सलत ये आ रहा है, पुलिस के बारे में एकदम फैला हुआ है, महाराष्ट्र पुलिस, ये पुलिस। तो पुलिस का पता स्टेट लिस्ट में आता है। ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, तो ट्रेडिंग वगैरह व्यापार, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ है, इरिगेशन से सिंचाई हो गया, खेती हो गया। तो स्टेट गवर्नमेंट्स एलोन कैन मेक्स द लॉ। इस ये जो भी मेंशनड है, जो भी अभी जो बताया, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इस सारे मुद्दों पे कौन बना सकता है, बस स्टेट लिस्ट में गिवन है ना, तो ये स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। फिर उसके बाद कैसे समझो, और कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो, मतलब दोनों के हित में जो सब्जेक्ट्स है, मतलब इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स लाइक स्टेट गवर्नमेंट सच एज, मतलब दोनों स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस मुद्दा पे बना सकते हैं। कौन कौन से मुद्दा है, सच एज एजुकेशन हो गया, और एजुकेशन पॉलिसी पे अपना स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन दोनों का एक हार्मनी होना चाहिए, दोनों का कॉन्सेंट, सहमति होना चाहिए। फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। तो ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज से आप जानते ही हो, मैरिज से रिलेटेड जो भी है तो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, एडॉप्शन गोद लेना, तो ये सब जो है सक्सेशन, तो ये दोनों मिल के बनाते हैं। बोथ द यूनियन एज वेल स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द लिस्ट। इस लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट में जो भी मेंशन्ड है सब्जेक्ट्स में, तो वो दोनों मिल के बना सकते हैं। और अगर इसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रीवेल। तो मतलब अगर दोनों में, अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई मुद्दा पे बना रहा है, मान लीजिए एडुकेशन पे बना रहा है, एडुकेशन पे चाहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स होना चाहिए, कुछ चेंजिंग होना चाहिए पॉलिसी में, तो मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ और चाह रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और चाह रहा है, दोनों में सहमति नहीं बन पाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मतलब किसका दावा, मतलब दबदबा ज़्यादा रहेगा, उस टाइम यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर देखा जाता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होगा तो जो यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी वही होगी, लेकिन बस सहमति होनी चाहिए। लेकिन सहमति अगर नहीं बन पाती है तो यूनियन गवर्नमेंट
वो डिसाइड करेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। मतलब और अदर सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेड होने के बाद ये सब सब्जेक्ट्स आए, तो वो सब्जेक्ट्स के लिए क्या होगा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ टू पावर लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। मतलब ये सब जो भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है, बाकी बचे कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सारे मुद्दा पे यूनियन गवर्नमेंट डील करेंगे, इस पर क्या प्रोविजंस होना चाहिए, क्या लॉज होना चाहिए। वी नोटेड अबव दैट द मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर do not give equal power to its constituent units, thus all its states in Indian Union do not have identical powers। मतलब क्या है कि फेडरेशन जो फॉर्म हुआ मेरा एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, आप देखिए वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब एक दूसरे को एकदम कम्पैक्ट, मतलब होल्डिंग टुगेदर। डू नॉट गिव इक्वल पावर्स टू इट्स कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, मतलब इक्वल पावर दे देंगे तो फिर तो वो अलग ही हो जाएगा ना। वो तो वैसे फेडरेशन में का होता है सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ के सिस्टम क्या है, क्वासी फेडरल बोलते हैं। आपको कंक्लूजन में बताया जाएगा कि क्या है क्वासी फेडरल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। अब देखा जाए तो एक तरह से सही मायने में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कम पावर है, मतलब और सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छे मुद्दे वाले जैसे पावर है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में भी है तो उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा पावर होते हैं। तो वो देख सकते हो आप। तो इसमें जो भी रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स है जो तीनों लिस्ट में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, उस पर कौन मतलब बना सकते हैं, तो लॉ बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बना सकते हैं। वी नोटेड अबव द मेंशन्ड फेडरेशंस बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर्स टू कंस्टिट्यूएंट यूनिट, द स्टेट्स इन द यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। मतलब कि इंडियन यूनियन के पास कोई भी आइडेंटिकल पावर्स नहीं है, मतलब क्योंकि मतलब सबको इक्वल पावर नहीं दिया गया, हर एक कंस्टिट्यूएंट्स को पावर शेयरिंग तो है लेकिन इक्वल पावर्स नहीं दिखा है। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा लिस्टेड में, तो स्वाभाविक बात है कि ज़्यादा पावर्स होंगे। सम स्टेट्स इंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ स्टेट्स है जो स्पेशल, जैसे जम्मू कश्मीर, तो अब तो जम्मू कश्मीर तो हट गया है। अब आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरीज बन गया है। तो यूनियन टेरिटरीज पे आपको पता ही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और वहाँ का अलग प्रोविजंस था। तो वहाँ पे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न दिया ही नहीं हुआ था, कोई लॉ दिया ही नहीं हुआ था जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजंस नहीं दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे लॉ बना सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई उस पर कुछ टांग नहीं अड़ा सकता था। लेकिन अब क्या किया है, जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी में चले, तो उसमें क्या कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, अब उसमें टांग अड़ा सकता है। टू दिस स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ स्टेट असेंबली, इंडियंस हु आर नॉट ए परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ द दिस स्टेट्स कैन नॉट बाई लैंड्स हाउस एयर। मतलब वो पहले क्या वही होता है, वहाँ पे ना लैंड खरीद सकते थे ना हाउस खरीद सकते थे। वही आर्टिकल 350 था ना, 350 हटा दिया गया। जो आर्टिकल 370 में थे, जो प्रोविजंस नहीं बना सकते, उसको हटा दिया गया। तो वहाँ पे आप लोग लैंड भी खरीद सकते हो, हाउसेस भी खरीद सकते हो, और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूंसी अब इंडिया के जो भी गवर्निंग बॉडीज है अब इंडिया ही गवर्न करेगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया का ही होगा। और अब यूनियन टेरिटरी तो बन ही गया है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट ऑफ सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन which enjoy very little power. These are the areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing states. बहुत सारे छोटे स्टेट्स भी है हमारे, मतलब छोटे एरिया है जो बहुत इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो मर्ज नहीं हो पाए मतलब इंडिया में। और मतलब वो एरियाज जैसे मतलब वो सब जो मर्ज नहीं हो पाए स्टेट के रूप में, वो तो यूनियन टेरिटरीज थे, जैसे लक्षद्वीप हो गए, चंडीगढ़ हो गए, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं। दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर्स ऑफ ए स्टेट, इसके पास कोई भी स्टेट का पावर्स नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जो स्पेशल पावर मतलब रनिंग दीज एरियाज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर है कि यूनियन टेरिटरीज में क्या उसमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हो, इफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स, तो वाई डू वी मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इन दिस यूनियन कैबिनेट। मतलब एग्रीकल्चर और कॉमर्स के से जो स्टेट में लिस्टेड है कि सब्जेक्ट्स है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं,
तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर क्यों बनाए जाते हैं यूनियन कैबिनेट में। तो इसके बारे में बताता हूँ मैं कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मुद्दा है और कॉमर्स से रिलेटेड है वो हमारे स्टेट तक ही सीमित नहीं रहता है। इस वजह से देखते होगे आप स्टेट गवर्नमेंट में भी, स्टेट में भी एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, या और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखते होगे वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, तो वहाँ पे भी एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। तो वो पूरे सेंट्रल का देखते हैं और स्टेट का, अपना स्टेट का जो है, स्टेट में क्या क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या पॉलिसीज है, कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये सब देखते हैं। तो ये चीज़ है। द शेयरिंग ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज ए बेसिक्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी ये पावर है यूनियन के बीच में शेयर किया जाता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। मतलब इतना आसान नहीं है कि पावर शेयरिंग को हम चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। मतलब पार्लियामेंट का मतलब पार्लियामेंट को कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजंस दिया ही नहीं हुआ है कि अब फेडरल सिस्टम क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बेसिक स्ट्रक्चर है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर चुका है, तो मेरा कैसे चेंज कर सकता है ना, पार्लियामेंट्स नहीं कर सकता है, इवन स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है उसमें चेंज कि हाँ भाई द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑफ इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद द एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। मतलब अगर कोई चेंज भी होता है तो उसका स्टेट रेटिफिकेशन भी होना चाहिए और 2/3 मेजोरिटी मतलब स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए। देन इट हैज़ टू रेटिफाइड विद द लेजिस्लेटर ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। मतलब वही स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी रेटिफिकेशन होना चाहिए, मतलब उसका पुष्टि होना चाहिए कि ताकि हाफ ऑफ द जितना भी टोटल स्टेट्स है ना, टोटल में कितना स्टेट है, 28 स्टेट है, तो उसका हाफ एटलीस्ट हाफ, तो टोटल कितना हुआ 14, तो 14 स्टेट्स का रेटिफिकेशन तो होना चाहिए, उसका कौन से सहमति तो होना ही चाहिए। और प्लस 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, जो 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट जो दोनों हाउस राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों में 2/3 का मेजोरिटी भी होना चाहिए, तभी कुछ भी अमेंडमेंट्स हो सकता है। तो जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीड्यूर्स। जो जुडिशियरी है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो भी हमारे लॉ है, प्रोसीड्यूर्स है, उसको ओवरसीइंग करता है, मतलब उसको देखता है, एग्जामिन करता है, उसको वो मतलब देखता है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, कैसे कैसे लागू हो रहा है कि नहीं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं उसके हिसाब से काम हो रहे हैं कि नहीं, उसके प्रोसीजर के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, तो इसको ओवरसीइंग करता है, मतलब उसको एग्जामिन करता है। इन केस ऑफ द एनी डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स मेक ए डिसीजन। अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो गया है मतलब जो पावर डिवीजन में, उस केस में क्या होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो डिसीजन लेंगे। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज असाइंड टू ईच ऑफ देम। जो यूनियन है और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो मतलब लेविंग टेस्ट जो भी टैक्सेस अपने मतलब स्टेट में या यूनियन में, जो अब तो जीएसटी लग गया है, तो अब तो कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई अपना अलग टैक्स नहीं चलता था। पहले जीएसटी नहीं था, तो उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स लगाता था, लेकिन अब तो वैट वगैरह सब हो गया है ख़त्म, अब बस जीएसटी है। तो जो भी टैक्सेस है, जो भी रिसोर्सेस है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दोनों गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना।